नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि इससे पूर्व वाले हमने आधुनिक भारत की श्रृंखला में पढ़ा था कि किस प्रकार से 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, यानी 1857 का विद्रोह कैसे और किन कारणों की वजह से वो शुरू हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे कि विद्रोह का प्रारंभ और विद्रोह का विस्तार, यानी कि विद्रोह का जो प्रारंभ था वो तो कारण थे, अब प्रारंभ कैसे हुआ, ऐसी कौन सी घटना थी जिसने विद्रोह को जन्म दिया। समझ रहे हैं ना, विद्रोह को जन्म दिया। उसके बाद में विस्तार का अर्थ है कि ये कहां कहां तक फैला हुआ था। आज मैंने ये बोर्ड पर लिख रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और आज हम फैक्चुअल डेटा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स में भी और पीटी वगैरह में भी, पीसीएस वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी 1857 की क्रांति से ऐसा देखा गया है कि विगत वर्षों के आप प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे तो इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे पीटी में चाहे मेंस में। तो मेंस के आधार पर थोड़ी सी समझ विकसित हम यहाँ कर लेंगे। एक्चुअल आंसर्स तो नहीं होंगे, लेकिन पीटी के इम्पोर्टेंट से पीटी के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं विद्रोह का प्रारंभ। तो विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो एक 34वीं रेजिमेंट थी बैरकपुर में। क्या 34वीं रेजिमेंट थी बैरकपुर में, और उसका एक सिपाही था, उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको बता दिया था कि उसके तत्कालीन कारण क्या थे। तत्कालीन कारण ये थे कि एक न्यू बेस राइफल की जगह पर एक पुरानी जो राइफल थी उसकी जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, और उसमें यह था कि उसका जो कवर खोलना पड़ता था वो मुंह से खोलना पड़ता था, और ऐसी अफवाह फैली कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। अब देखिए, गाय की चर्बी को मुंह में लेना पसंद हिंदू धर्म में नहीं करते हैं, और सूअर की चर्बी को लेना मुस्लिम धर्म में पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सैनिकों को ये लगा कि ये हमारे धर्म को नष्ट करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ईसाईयत यानी ईसाई धर्म को भारत में फैलाया जा रहा है। हम पर जबरदस्ती हमारे धर्म को भ्रष्ट करके हमें ईसाई बनाने का काम किया जाएगा आगे। तो उन्होंने विद्रोह को जन्म दिया, और इसी क्रम में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। उसने 29 मार्च को, देखो 29 मार्च को मंगल पांडे घूम रहे हैं, 29 मार्च को मूड में है पूरे मंगल पांडे, और उन्होंने क्या काम किया कि दो व्यक्ति, लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर सार्जेंट, कौन, लेफ्टिनेंट बाघ और मेजर सार्जेंट को उड़ा दिया गोली से। किससे? गोली से उड़ा दिया। गोली के उड़ाने के क्रम में मेजर सार्जेंट जो थे वो अभी घायल थे। अब मेजर सार्जेंट किससे कह रहे हैं? एक व्यक्ति हैं ईश्वरी प्रसाद। कौन? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद से कह रहे हैं वो कि इस मंगल पांडे को क्या किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। अब ईश्वरी प्रसाद तो थोड़ा सा उसमें उसके दिल में थोड़ा सा देश प्रेम जागा, और उसने इस आदेश की अवहेलना कर दी, मतलब इस आदेश का पालन नहीं किया। और वहाँ जितने भी सिपाही थे उन्होंने, किसी ने मेजर सार्जेंट की बात नहीं मानी थी, मेजर सार्जेंट की बात नहीं मानी। और ईश्वरी प्रसाद जो मुख्य आदमी थे, सबसे पहले मना करने वाले, उन्होंने भी नहीं मानी। लेकिन वह क्या कि एक व्यक्ति था शेख पटल। कौन दोस्तों? शेख पटल। अब देखिए, नाम ही इसका ऐसा है, पटल है, लेकिन वो अपनी बात से क्या हो गया है, पलट गया है, और इसने भूमिका निभाई मंगल पांडे को अरेस्ट करने में, यानी इसने पीछे से इसे पकड़ लिया और पकड़ने के क्रम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, शेख पटल। अब होता यह है कि जो देखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए आप। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की यानी गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 29 मार्च को इन्होंने शुरुआत की,
29 मार्च को विद्रोह किया, 2 लोगों को घायल भी कर दिया, मार भी दिया, हत्या भी कर दी इनकी, और उसके बाद में इन्हें गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन कितनी जल्दी उनकी लॉबी थी कि 29 मार्च को ये पकड़े गए और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। समझ पा रहे हैं ना इस चीज को? 29 मार्च को ये पकड़े गए और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई इनको। उसके बाद में 10 मई 1857 को ये जो देखिए बैरकपुर कहाँ है, यहां पर, यानी बंगाल की साइड में बैरकपुर है, और ये क्रांति सीधे कहां पहुंच रही है? यूपी मेरठ में, यूपी मेरठ में। 10 मई 1857 में भी 10 मई 18 यानी 10, ये डेट रखिए याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 10 मई 1857 दोस्तों। चूंकि 10 मई 1857 को ही इस क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। क्रांति तो प्रारंभ 29 को हो गई थी, 29 मार्च को, लेकिन जो ऑफिशियल डेट है वो है 10 मई 1857 को। इसमें हुआ क्या था कि इस मेरठ छावनी के सैनिकों ने भी उस कारतूस को यूज करने को मना कर दिया सेना से। अब इसी क्रम में होता क्या है कि 85 सैनिकों को अंग्रेजी सेना क्या काम करती है कि 85 सैनिकों को बंदी बना लेती है, यानी भारतीय सैनिकों को बंदी बना लेती है यहां पर 85 सैनिकों को। ठीक है दोस्तों, अब 85 सैनिकों को ये बंदी बना लेगी तो इस क्रम में अब क्या होगा? इस क्रम में 11 मई को ये घटना होती है 10 मई को, और 11 मई को ये क्या काम करते हैं कि अपने अधिकारियों पर गोली चला करके, क्या अपने अधिकारियों पर गोली चला करके, और वो 11 मई को मेरठ विद्रोही जो होते थे मेरठ से कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। यानी अब कोई मारा है इन्होंने तो इन्हें भागना तो पड़ेगा, तो ये भागे उस क्रम में नहीं थे, डर की वजह से नहीं भागे थे, उस विद्रोह को और बड़ा रूप देने के लिए भागे थे, उस विद्रोह को और बड़ा रूप देने के लिए भागे थे। और 11 मई को मेरठ के जो विद्रोही थे, सैनिक थे, वो कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। और 12 मई को दिल्ली में, यानी 11 मई की रात को, यानी 12 मई को जब सूरज सुबह का निकला तो ये दिल्ली में इन्होंने कब्जा कर लिया। जो भी अंग्रेज इन्हें रास्ते में मिला इन्होंने गोली से उड़ा दिया उसे, जो भी अंग्रेज इन्हें रास्ते में मिला वो इन्होंने गोली से उड़ा दिया। और कहां पहुंच गए? मुगल शासक। देखिए ये विस्तार मेरठ के बाद में सीधे कहां पहुंचा है? दिल्ली में पहुंचा है। मेरठ से शुरू हुआ क्रांति, मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ और कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। ये फैक्चुअल डेटा है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, वहां पर जो अंग्रेजी शासन था तो वहां पर क्या काम किया? सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और मुगल बादशाह, मुगल शासक, जो मुगल शासक था जिसे अंतिम मुगल शासक कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय से कहा कि आप हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व करिए, हम आपको अपना नेता घोषित करते हैं इस विद्रोह का, हम आपको नेता घोषित करते हैं इस विद्रोह का। और उसे, अब देखिए मुगल बादशाह है एकदम बूढ़ा बाड़ा सा, मतलब उम्र काफी हो चुकी, उम्र दराज है तुम्हारा मुगल बादशाह। अब ये क्या किसी आंदोलन का नेतृत्व करेगा? नेतृत्व आप जैसे लड़के करेंगे। अब होता क्या है कि जो वास्तविक नेतृत्व था वो इसने नहीं किया, बहादुर शाह तो प्रतीकात्मक नेतृत्व किया था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व किया था बख्त खां ने। यानी अगर पूछा जाए कि बताइए 57 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया, यदि उसमें बहादुर शाह द्वितीय ऑप्शन नहीं है तो आप बख्त खां लगा सकते हैं। यदि बख्त खां ऑप्शन है तो बख्त खां लगा सकते हैं। अच्छा, जॉन निकोलसन, हडसन और लॉरेंस, जॉन निकोलसन, हडसन और लॉरेंस, ये तीनों इस विद्रोह को, यानी दिल्ली वाले स्थान पर 57 की क्रांति को दबाने के लिए पहुंचे। कौन कौन? जॉन निकोलसन, हडसन और लॉरेंस, तीनों लोग इस क्रांति को दबाने के लिए पहुंचे थे। अब क्वेश्चन आपके लिए यह है कि इनमें से मारा कौन गया था? जॉन निकोलसन मारा गया था, हडसन मारा गया था, या लॉरेंस मारा गया था? इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद में क्या होता है कि बहादुर शाह द्वितीय,
ये इन्होंने विद्रोह को दबा दिया अच्छे तरीके से, यानी कि जो सैनिक शक्ति आई थी मेरठ से उसको दबाने का काम अंग्रेजों ने चालाकी से कर लिया। अब बहादुर शाह द्वितीय को इनकी गिरफ्तारी हुई। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? तो वो हुई थी हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से हुई? हुमायूं के मकबरे से। एक एक चीज को आप रटते चलें। और इनकी गिरफ्तारी करने के बाद में इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी प्राकृतिक मौत यानी नेचुरल डेथ हो गई, यानी खुद से ये मर गए। अब देखिए, इनको नहीं मार सकते थे अंग्रेज, क्योंकि इनका जो टैग लगा हुआ था इनके नाम के आगे, वो लगा हुआ था मुगल बादशाह। यानी मुगल बादशाह उस समय, हालांकि ये शक्ति छीन हो चुकी थी, लेकिन तब भी इन्हें मार नहीं सकते थे। इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और वहां इनकी 1862 में मृत्यु हो गई। अब ये जो विद्रोह था दिल्ली से प्रारंभ होकर के ये सीधे सीधे लखनऊ पहुंचता है, और लखनऊ 4 जून को, अब लखनऊ की कहानी समझते हैं। लखनऊ अर्थात अवध। क्वेश्चन अगर पूछे कि अवध का नेतृत्व किसने किया और लखनऊ का नेतृत्व किसने किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टेस्ट ओके, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गया? अब अवध में पहुंचा तो अवध की कहानी तो आप सभी को पता ही है, मैं पहले भी करा चुका हूं कि अवध में 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अवध का जो नवाब हुआ करता था उसका नाम था शुजाउद्दौला। क्या? शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला, बक्सर के युद्ध में 3 शक्तियां पराजित हुई थी अंग्रेजों से। कौन कौन सी हुई थी? आप बताइए, कौन कौन सी हुई थी 3 शक्तियां पराजित? ये आपको बताना है और मन में सोच करके रखा करिए। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई, ये सभी मैं करा चुका हूं। बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि किससे हुई? कब हुई? 1765 में हुई थी ना। 1765 में हुई, 2 लोगों के साथ में हुई। एक तो मुगल बादशाह, दिल्ली का जो मुगल शासक था उसके साथ में, और एक अवध के नवाब के साथ में, शुजाउद्दौला के साथ में। ठीक है। अब शुजाउद्दौला के साथ में शुजाउद्दौला के साथ में क्या कर दी गई? सहायक संधि थोप दी गई अवध के नवाब के पास। और फिर डलहौजी आता है, और डलहौजी के आने के क्रम में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके कि आप पर शासन करना नहीं आ रहा है, कुशासन का आरोप लगा करके इन्हें क्या कर दिया गया? 1856 में इन पर से अवध छीन लिया गया। अब अवध का अंतिम राजा था वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह को क्या कर दिया गया? इन्होंने यहां से भगा दिया। और उसके बाद में इनकी बेगम थी वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने ही लखनऊ से इस आवाज को या इस चिंगारी को ज्वाला बनाया था। कहने का अर्थ है कि यहां से नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल को दूसरा नाम जो है वो महक परी के नाम से ये जानी जाती हैं, बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या काम किया? जब इनके जो पति थे वो चले गए, तो इन्होंने अपने पुत्र जो बहुत ही कम आयु का था, वह उसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या? बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर इसका पुत्र था। किसका? बेगम हजरत महल का। किसका? बेगम हजरत महल का। तो ये ज्यादा चीजें नहीं है। और उसके बाद में हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। कौन कौन? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल 2 व्यक्ति थे, जिसमें इन्हें लखनऊ में विद्रोह को दबाने के लिए बुलाया गया था। विद्रोह को दबाने के लिए बुलाया गया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस इस विद्रोह का शिकार हो गए और मारे गए। हेनरी लॉरेंस इस विद्रोह का शिकार हुए और मारे गए। इसके बाद में ये विद्रोह आता है कानपुर। अब देखो, कानपुर की घटना तो आपको पता ही होगी। कानपुर कहाँ है? कानपुर है उत्तर प्रदेश में। और ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है नाना साहेब, नाना साहेब का दोहंदू पंत इनका दूसरा नाम था। अब होता यह है कि आपको हमने पढ़ाया था मराठा साम्राज्य,
और मराठा साम्राज्य के दौरान हमने बताया था कि आंग्ल मराठा युद्ध के तीसरे युद्ध के बाद में जो संधि हुई थी उसमें ये साफ तौर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अब जो अंतिम पेशवा है वो पेशवा नहीं माना जाएगा और इनको विस्थापित करके कहाँ भेज दिया गया था? ये भेज दिया गया था इन्हें कानपुर। कहाँ भेज दिया गया था? कानपुर। बोले कानपुर के बिठुर में आप रहिए और इन्हें पेंशन स्वीकार कर दी गई इनकी और इनसे कहा गया कि तुम्हें अब अंतिम पेशवा माना जाएगा। इन चीजों कहानियों को समझते चले हैं आप। अंतिम पेशवा माना जाएगा और कानपुर के बिठुर में ये विस्थापित कर दिए। अब होता यह है कि बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और बाजीराव द्वितीय के जो नाना साहेब थे वो ओरिजिनल यानी जीवक कह सकते हैं उनके ओरिजिनल पुत्र नहीं थे। कैसे थे? दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहेब और दोंदू पंत जो थे। इसी क्रम में होता यह है कि जो दोंदू पंत थे, अब डलहौजी की नीति क्या कहती थी? हड़प नीति। हड़प नीति कहती थी साफ तौर पर कि कोई भी जो राजा है उसका कोई पुत्र है और दत्तक पुत्र है तो वो आगे राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो नाना साहेब को आगे राजा स्वीकार नहीं किया जाता है। और इसी क्रम में नाना साहब के एक दीवान थे अजीमुल्ला। कौन? अजीमुल्ला। देखो यहां लिखा हुआ है अजीमुल्ला। और अजीमुल्ला को नाना साहब, अब अंग्रेजों से तो बहुत कहते हैं कि नाना साहब कि हमें हमारी पेंशन स्वीकार करिए, हमारा जो पेशवा का जो पद है उसे वापस लौटाइए, लेकिन जो दीवान अजीमुल्ला हैं, अब जो नाना साहेब हैं वो इस अजीमुल्ला को कहां भेजते हैं? डायरेक्ट इंग्लैंड। बोले हम यहां हैंडल करेंगे ही नहीं केस को। बोले कहां करोगे? सीधे के सीधे इंग्लैंड में करेंगे, रानी के पास जाएंगे और अपनी पेंशन को दोबारा से बंधवाएंगे। अब अजीमुल्ला जाते हैं कहां? इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड से भी कोई संतोषजनक उत्तर उन्हें नहीं मिलता है और संतोषजनक उत्तर न मिलने के क्रम में वो वापस लौट आते हैं। अब नाना साहब विद्रोह करने पर उतारू हैं, उनके मन में ज्वाला फूटने लगी है अंग्रेजों के विरुद्ध और वह चाहते हैं कि कोई क्रांति के जरिए हम अंग्रेजों से सीधे लड़ें। और यही क्रांति चल करके कहाँ आ जाती है? कानपुर में आ जाती है। और कानपुर में सीधे सीधे ये इस क्रांति को एक नया रूप देते हैं नाना साहब। तो इस क्रांति में मुख्य रूप से नाना साहब और दूसरे रूप से यानी नाना साहब, अजीमुल्ला और तात्या टोपे, इन तीनों ने लोगों ने कानपुर से नेतृत्व किया। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नाना साहब है तो उसमें सही उत्तर नाना साहब ही आपको लगाना है। इसके बाद में कैंपबेल ने कानपुर पर कैंपबेल आता है और कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। लेकिन उससे पहले कैंपबेल के अधिकार करने से पहले इसमें दो घटनाएं होती हैं, एक सत्ती चोरा घाट की घटना और एक बीबीगढ़ यानी बीवी का घर की घटना। दो घटनाएं होती हैं, इसको समझेंगे हम। कानपुर में एक व्यक्ति होता है व्हीलर, और जब ये जो नेतृत्व, ये जो क्रांति चल रही थी कानपुर में, इसे देख करके व्हीलर क्या काम करता है समझने की कोशिश करिए। व्हीलर एक किलेबंदी करता है और उस किले पर नाना साहब आक्रमण करते हैं और उसे जीत लेते हैं। उस किले को क्या करते हैं? जीत लेते हैं और यहाँ पर सफेद ध्वज फहरा दिया जाता है यानी कि शांति। अब भारत के लोग तो भारत के लोग हैं, सहिष्णुता चाहते हैं। अच्छा, इस किले में जो लोग बचे थे, अब मैं बता रहा हूं सत्ती चोरा घाट की घटना, इस किले में जो लोग बचे थे उनको लगभग 22 नावों के जरिए से उनको कहां भेजा जा रहा है? इलाहाबाद की तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन नाना साहब को तो पता है ना कि मैंने यह घटना को क्या किया है, अब बंद कर दिया है, अब मैंने माफी दे रहा हूं। लेकिन जो जनता थी, ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये जन आंदोलन था। ये जनता को यानी और विद्रोहियों को ये नहीं पता था कि इन्हें नाना साहब ने छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? नाना साहब ने छोड़ दिया है और इन्हें बख्श दिया है। लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर उन पर आक्रमण कर दिया और जितने भी लोग, महिला थे, वृद्ध थे, बच्चे थे, सभी को मौत के घाट उतार दिया। एक दो बंदा इसमें से बचा था। ठीक है। इसके बाद में बीबीगढ़ किला यानी बीबी का घर की घटना क्या है, यह भी अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सत्ती चोरा घाट की घटना 1857 के में किस शहर से संबंधित है, तो वो कानपुर से संबंधित है।
इसमें जो कुछ लोग बचे थे और जो कुछ यहां बचे थे उन्हें एक बीबीगढ़ किले में रखा गया। और इसमें थोड़ा सा संशय है इतिहासकारों में कि किसी ने इन्हें आदेश दे दिया सेना को, नाना साहब की सेना को, कि इन्हें मार दिया जाए, तो उन्हें मार दिया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि यह कुछ बीमारी की वजह से मर गए थे, यानी जो चीज़ें उनकी वहाँ नहीं हो पा रही थी वो बीबीगढ़ किले में उन्हें नहीं मिल रही थी अंग्रेजों को, जिससे कि क्या हो गया, बीमारी फैल गई वहाँ पर। इसके बाद में आते हैं झांसी पर। ठीक कानपुर के बाद में झांसी पर नंबर आता है और 5 जून 1857 में, अभी सभी को पता होगा कि झांसी यानी नाम था लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जो नाम था उनका शादी के बाद में पड़ा था, वैसे उनका नाम जो था वो मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका यानी कि बचपन में मनु जिसे कहते थे। और इनका जो लालन पालन हुआ था वो कानपुर के ही जो बाजीराव द्वितीय थे, कानपुर के जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनके यहाँ पर हुआ था। यानी कह सकते हैं कि बाजीराव द्वितीय के यहाँ पर लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे, ये तीनों एक दूसरे से बड़े अच्छे संबंध थे इनके। तो इनके पिता का नाम जो था वो था मोरोपंत। कौन? मोरोपंत। और मोरोपंत सेवक थे किसके? बाजीराव द्वितीय के। किसके सेवक थे? आपने नाटक वगैरह भी देखा होगा, तो उसमें मोरोपंत सेवक थे बाजीराव द्वितीय के। उसके बाद में होता यह है कि इनका जो दत्तक पुत्र था, इनकी शादी कर दी जाती है कहाँ? गंगाधर राव से। इनका एक पुत्र भी हुआ, लेकिन वो ऐसा माना जाता है कि खत्म हो गया था। और उसके बाद में इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। और वही सिस्टम यहाँ पर फिर दिखाई देगा आपको, डलहौजी की नीति। डलहौजी की हड़प नीति जो थी उसके तहत इसको दत्तक पुत्र नहीं माना गया। उसके तहत झांसी की रानी के पुत्र को उसका वास्तविक शासक नहीं माना गया। और इसी क्रम में झांसी की रानी क्या करती है? लड़ाई करती हैं। और झांसी के किले में आपने देखा होगा, उस सीरियल में भी दिखा रहे हैं कि झांसी की रानी के कितने शत्रु होते हैं उसके घर में ही। तो आपसी शत्रुओं की, यानी जितने भी वो शत्रु थे उनकी वजह से, जो शत्रु थे उनकी वजह से झांसी की जो रानी था उनके किले में क्या हो जाता है? शत्रुओं का प्रवेश हो जाता है। उसके बाद में झांसी की रानी अपने किले से घोड़े के माध्यम से छलांग लगा देती हैं और सीधे कहाँ जाती हैं? सीधे जाती हैं ग्वालियर के राजा के पास। यानी ग्वालियर के राजा के पास का मतलब है ग्वालियर का राजा कौन था उस समय? सिंधिया था। तो सिंधिया के किले पर जाती हैं और वहाँ उनसे मदद मांगने का काम करती हैं। लेकिन जो सिंधिया था वो स्वामी भक्त था किसका? अंग्रेजों का। वो अंग्रेजों का स्वामी भक्त हुआ करता था उस समय। तो और इसमें फिर इसके जो इनके गुरु कह सकते हैं, इनके दोस्त कह सकते हैं, तात्या टोपे इनके गुरु कहे जाते हैं। तात्या टोपे भी नेपाल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। और नेपाल में जाकर के इन्हें धोखा दे दिया जाता है, मान सिंह द्वारा इन्हें पकड़वा दिया जाता है और फिर इन्हें फांसी लग जाती है। अच्छा दोस्तों, नाना साहेब भी कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। नाना साहेब भी नेपाल चले जाते हैं। अच्छा, झांसी से जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज, उसका नाम था ह्यूरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने के लिए आता है कि बताइए झांसी से कौन सा बंदा नेतृत्व कर रहा था? तो वो था ह्यूरोज। इसके बाद में ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, इसे पढ़ लेते हैं। बिहार यानी जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई अमर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। बिहार से नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद में नेतृत्व करने लगे अमर सिंह। इसके बाद में यानी बिहार के यानी जगदीशपुर के नेतृत्व को किसने दबाया? विलियम टेलर और बेसेंट आयर, 2 व्यक्ति थे। इन्होंने सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद में पढ़ते हैं फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला ने किया था। और कैंपवेल, देखिए कैंपवेल बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से इन विद्रोहों को दबाने का काम कर रहा था। और कैंपवेल इन कामों में इसने अच्छे परिणाम भी दिए थे विद्रोह को दबाने के लिए। इसके बाद में इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसे दबाने का काम किया था जनरल नील ने। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली और जनरल नील। बरेली से खान बहादुर खां ने नेतृत्व किया और कैंपवेल ने इसे दबाने का प्रयास किया और दबा भी दिया।
तो दोस्तों आपने मेरे साथ में विद्रोह का विस्तार पढ़ा था। अगली बार यानी अगली नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे इसके क्या क्या परिणाम थे, यानी असफल होने का क्या कारण था इस क्रांति का। और इसी क्रम में हम ये देखते हैं आगे के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे वो हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।